नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतिहास को दोहराने के इस क्रम में हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत को देख रखा है और अब समय आ गया है कि जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी हैं उन पर एक चर्चा कर ली जाए और यह जान लिया जाए कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किसने किया था। तो चलिए देख लेते हैं। और यह जो श्रृंखला आप देख रहे हैं यह इतिहास की है। इतिहास का हम रिवीजन कर रहे हैं। हिंदी भाषा की ये सीरीज है, हिंदी में लिखा हुआ पीडीएफ है, व्याख्या भी हिंदी माध्यम की है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के इच्छुक हैं तो वह जो सीरीज है वो भी लगातार समानांतर रूप से चल रही है। पूरी प्लेलिस्ट चैनल में बनी हुई है और उसमें सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, हिंदी भाषा वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं ये वाले, तो 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री वाला जो टेलीग्राम का चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है और उसका मूल उद्देश्य है आप तक सही समय से सूचना पहुंचाना। नोटिफिकेशन लगातार आते हैं और उसका यही पर्पज होता है कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे दूर न रह जाए। ये कुछ बातें हैं और ये हमारे चैनल का लोगो है और ये जो नीले रंग की लाइन आप देख रहे हैं ये असल में वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए अब देखते हैं अनुक्रमणिका को। यहाँ पर क्रम देखना अनिवार्य होता है, इससे हमें अपनी स्थिति का पता लगता है। तो देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा है इस पर हमने चर्चा की थी। अब आज चर्चा करनी है यूनानी आक्रमण पे। लेकिन यूनानी आक्रमण को देखने से पहले जरा सा ईरानियों का जो प्रभाव था, ईरानियों का जो आक्रमण सबसे पहले हुआ था उसको देखना आवश्यक है। तो उसकी एक हल्की सी झलक हम देखेंगे और उसके बाद तब हम सिकंदर के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक यूनानी था। दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था उस समय भारत से बाहर की अगर हम बात करें तो ईरान में जो मध्य क्षेत्र था, मतलब मध्य ईरान था, वहां पर हखमनी साम्राज्य का शासन था और हखमनी साम्राज्य का संस्थापक था साइरस द्वितीय। ये सब पारसी लोग थे। यह मकरान से होते हुए भारत में प्रवेश करने का असफल प्रयास करता है, सफल नहीं होता, कोशिश करता है। इसकी महत्वाकांक्षाएं इसे यहाँ खींच लाती हैं और इनके विषय में जानकारी का जो स्रोत है वो क्लासिकल है, मतलब लेखकों के विवरण है। और ये लेखक किस प्रकार के हैं? ये ग्रीक और रोमन लेखक हैं। इनके ऐतिहासिक विवरण से हमें इनके आक्रमणों की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें 2 पक्ष हैं, जो लेखक हैं यानी इतिहासकार हैं या दार्शनिक हैं, इसी प्रकार के लोग लिखते थे। तो इनमें 2 पक्ष बटे हुए हैं, 2 विचारधाराएं हैं। कुछ का ऐसा मानना है, मतलब उसमें जो लेखक है उनका नाम भी आप देख लीजिए, निरयाकस और मेगस्थनीज। इनका ये मानना है कि साइरस ने कभी भारत पर आक्रमण किया ही नहीं था, जबकि एरियन और स्ट्रैबो और इसके अलावा जेनफोन ने भी ये माना है कि भारत पर इसने आक्रमण भी किया था और कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में भी लिया था। तो 2 विपरीत बातें यहाँ कही गई हैं, लेकिन लिखित रूप का जो साक्ष्य है वो यहाँ नहीं मिलता है। लिखित के अलावा प्रामाणिक, लिखा हुआ तो मिल भी सकता है लेकिन प्रामाणिक नहीं मिलता है। जो लिखित और प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त होता है पहली सफलता का, वो दारा प्रथम का है। मतलब भारत पर आक्रमण करने का जो सफल प्रयास है, पहला सफल प्रयास वो दारा प्रथम के द्वारा किया गया था और इसका उल्लेख हमें बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। बेहिस्तून अभिलेख में इसका पूरा जिक्र किया गया है और 331 ईसा पूर्व में इनका पतन हो जाता है। और पतन किस प्रकार से होता है? एरोवेला का युद्ध होता है और इस लड़ाई में ये सिकंदर से हार जाते हैं। पारसी आधिपत्य की समाप्ति यहां से हो जाती है। मतलब एरोवेला के युद्ध से पारसियों का जो वर्चस्व है या उनकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। भारत से उनके पैर उखड़ जाते हैं और यहां पैर रखता है सिकंदर। सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में, दारा थर्ड जो था, इसके बीच में युद्ध होता है और दारा हार जाता है, उसकी सेना तितर बितर हो जाती है। सिकंदर यहां से भारत में प्रवेश करता है। तो ये कहानी है ईरानियों के आक्रमण की। और ईरानी आक्रमण का भारत पर असर क्या होता है? देखिए, बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आता है, हमारे देश की सभ्यता में प्रवेश करता है, तो वह हमारी संस्कृति को आक्रांत करता है। आक्रांत करने के अलावा संक्रमित भी करता है। उसके आक्रमण का असर न पड़े ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें कुछ दे कर जाते हैं और हमसे ले कर जाते हैं, दोनों ही चीजें होती हैं। और इतिहास साक्षी है कि भारत पर आक्रमण करने वाले जितने भी हमलावर थे उन्होंने भारत से लिया ही ज्यादा है, दिया बहुत कम है। तो देख लेते हैं ईरानियों ने क्या दिया और यहां से क्या लिया। ईरानियों के संपर्क के कारण जो पश्चिमोत्तर प्रदेश थे, जो भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत वाला क्षेत्र था, वहां पे खरोष्ठी लिपि का जन्म होता है। ये नई लिपि थी और ये विदेशी प्रभाव वाली लिपि है। ईरानियों का इस पे असर था और यह अरमाइक से उत्पन्न हुई मानी जाती है। खरोष्ठी लिपि को आप अरमाइक का दूसरा रूप कह सकते हैं, उसका प्रभाव इस पर ज्यादा है। क्षेत्रीय शासन प्रणाली का भारत में विकास हुआ। जो पहले केंद्रीय शासन प्रणाली थी अब वो क्षेत्रीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित होती है।
जैसे कि शक और कुषाण का आपको जिक्र मिलता है। इसके अलावा अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा है वो यहाँ से शुरू होती है। अभिलेखों को खोदने का जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगता है। इसके बाद स्काइलेक्स, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। ये समुद्री रास्ते को खोजते हैं और इसका नतीजा क्या होता है कि विदेशी व्यापार यहाँ पे तेजी से बढ़ने लगता है। समुद्र के रास्ते जहाजों के जरिए सामान का आदान प्रदान होने लगता है और इससे व्यापार में विकास होता है। और ईरानी संपर्क ने भारतीय कला को भी प्रभावित किया। भारत का जो आर्ट था वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। जो मौर्यकालीन कला है उस पर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तत्कालीन जो उस यहाँ की स्थिति थी तो मौर्य वंश था और मौर्य वंश पे इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। तत्कालीन जो कला थी उसमें शिलालेख, इसके अलावा पत्थर को चमकीला बनाने की प्रथा, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो होता है। मतलब तराशने और नक्काशी करने का जो काम है वो इनके द्वारा शुरू किया जाता है। और सम्राट के जन्मदिन पर केश प्रक्षालन का उत्सव और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति की प्रेरणा यह भी ईरानी राजाओं से ही प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका अनुसरण भी किया था, मतलब इसे ग्रहण भी किया था। केश प्रक्षालन का मतलब समझ रहे हैं, बाल धोना। तो सम्राट का जो जन्मदिन था उस दिन केश प्रक्षालन किया जाता था और स्त्री अंगरक्षकों को नियुक्त किया जाता था। उसमें कुछ विषकन्याएं भी होती थी। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। अब कुल मिलाकर हमें देखना है यूनानी आक्रमण को। तो भारत पर यूनानी आक्रमण सबसे पहला जो था वो सिकंदर का था। सिकंदर के बारे में आप जानते हैं, यह मैसिडोनिया का शासक था। यह अपने पिता फिलिप द्वितीय का उत्तराधिकारी था। हालांकि पिता के द्वारा घोषित उत्तराधिकारी नहीं था। फिलिप द्वितीय ने इसके सौतेले भाई को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन बाद में ये जो सिकंदर है ये शासन पर कब्जा कर लेते हैं अपने प्रभाव की वजह से। इनके अंदर योग्यता रहती है। और ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। वही चीज है, सिकंदर मैसिडोनिया का रहने वाला था और 20 वर्ष की अवस्था में जिस समय ये राजा बना मैसिडोनिया का, उस समय इसकी आयु 20 साल की थी। मतलब बहुत ज्यादा उम्र नहीं कही जा सकती। राजा बनने के बाद सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में वही अर्बेला का युद्ध होता है। इसमें दारा तृतीय, इसे दारा तृतीय कहा जाता है और कुछ जगह डेरियस नाम मिलता है। तो दारा कहिए या डेरियस कहिए, ये तीसरे नंबर का था। मतलब ये है कि दारा द्वितीय, दारा प्रथम और दारा तृतीय ये असल में टाइटल थी, उपाधियां हुआ करती थी। तो इसे ये हराता है और इस प्रकार से पारसी जो साम्राज्य था हकमनी, उसका अंत होता है और यहाँ पर सिकंदर अपना पैर जमा लेता है। 334 ईसा पूर्व में इसने भूमध्य सागर को पार किया और अपना विजय अभियान शुरू किया। इसका जो कैंपेन था वो शुरू होता है अफ्रीका, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान जीतते हुए। इन सब क्षेत्रों को ये विजित कर चुका था। उसके बाद ये भारत में प्रवेश करता है। भारत की जो समृद्धि और इसकी जो प्रशंसा है वो इसे यहाँ खींच लाती है और विश्व विजेता बनना इसका उद्देश्य था। ये आप जानते ही हैं, सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और इसी के चलते वह अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन इसकी सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। अब कारण कई थे यहाँ पे। पहली चीज जो सबसे तत्कालिक और मुख्य कारण था वो ये था कि व्यास में बाढ़ आई हुई थी और उस बाढ़ में घोड़े हाथी उतार कर नदी को पार करना या पुल बनाना ये बहुत मुश्किल काम था और सेना पहले से ही थकी हुई थी। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हुए ये भारत में आते हैं। तो थकी हुई अवस्था में ये काम करना बड़ा मुश्किल था और उसके अलावा महामारियां फैल रही थी और उसके ऊपर भी महाराज पुरु ने इनका रास्ता रोक रखा था। हालांकि पुरु इनसे हार जाते हैं लेकिन फिर भी वह इनकी शक्ति को कम तो कर ही देते हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरु जो थे वह सिकंदर से हार जाते हैं, ऐसा आप ऐतिहासिक विवरण देखते हैं, लेकिन शक्ति को सिकंदर की ये घटा देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो इस जो कारण है, ये जितने भी कारण आप सुन रहे हैं, इसकी वजह से सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसी का वर्णन किया गया है। कई कारण दिए गए हैं, अलग अलग कारण हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन ये मुख्य है। देखिए, आगे बढ़ने से जो सेना थी उसने इनकार कर दिया, ये सबसे मुख्य कारण था। क्यों इनकार किया? तो बाढ़ आई हुई थी और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय मानसून का सीजन था और मानसून में उमस होती है। भारत का जो एक तरह से क्लाइमेट है, जलवायु है, यहाँ पर बहुत ज्यादा उमस वाला वातावरण बन जाता है। तो ऐसी चिपचिपी गर्मी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये जो यूनानी थे इन्हें ये गर्मी सहन नहीं हो रही थी, इसलिए ये भागने लगे यहाँ से। और सैनिक जो थे बीमारियों से मर रहे थे, लगातार महामारियां फैल रही थी। तो बचे हुए सैनिक यहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे। ये लंबे समय से अपने बीवी बच्चों और परिवार वालों से दूर थे, तो परिवार की भी याद आ रही थी। ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और अंत में सिकंदर को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ता है। अब नीचे देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश, ये देख सकते हैं आप, कुरुश
अक्षर छोटे हो गए क्या? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब सही है। देखिए, मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हखमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। जिस साइरस द्वितीय का जिक्र आपने पीछे सुना है उसका एक और नाम था कुरुश। साइरस सेकेंड या कुरुश, इसका जिक्र हम देख चुके हैं। आगे चलते, बेहिस्तून और इसके अलावा पर्सिपोलिस, इसके अतिरिक्त नक्श ए रुस्तम अभिलेख का नाम है। यहाँ पे दारा प्रथम जो कि 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व का पूरा इसका दौर है, इसके शासनकाल का उल्लेख प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। मतलब इंडो पर्सियन जो रिलेशनशिप है उसकी जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। और इस अभिलेख का नाम क्या है? कई अभिलेख है, एक तो बेहिस्तून का अभिलेख है, इसके अलावा पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम का जो अभिलेख है उससे इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं। और दारा प्रथम के जो साम्राज्य का क्षेत्र था उसके विस्तार का वर्णन भी यहां से प्राप्त होता है। यहां आप देख लीजिए, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। बेहिस्तून का अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है उस समय में, ये आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए बगल में जो चित्र दिया हुआ है इसको आप देख लीजिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट का ये चित्र है, मतलब ये सिकंदर का चित्र है। किस प्रकार का चित्र है, इसे जूम कर लीजिए, देखिए, बैसिलेयस ऑफ मैसेडोन, इसके अलावा हेगेमॉन ऑफ द हेलेनिक लीग या मिस्र का फेरो या फारस का शहंशाह, ये सब क्या है? उपाधियां हैं जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को दी गई थी। कुछ उपाधियां इसने खुद धारण की थी और कुछ दूसरों के द्वारा दी गई थी। सिकंदर इसमें कहां पे है? ये रहा, नीचे देख लीजिए, पेरिस के लोवो संग्रहालय में रखी गई ये सिकंदर की मूर्ति है, सिकंदर की प्रतिमा है। यहां पे है सिकंदर, देखिए ये वाला, ये जो खड़ा है ना ये सिकंदर है और लोग इसके पैर पकड़ रहे हैं, मतलब इससे अनुनय विनय कर रहे हैं। ये मूर्ति है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये असल में क्या है? एक आइडल है और ये पेरिस के लोवो संग्रहालय में रखा गया है। इसके बारे में जो इसका बायोडाटा है, जैसे गौतम बुद्ध का आपने देख रखा है वैसे यहाँ दिया हुआ है। शासनावधि दी हुई है 336 से लेकर 323 ईसा पूर्व। और इससे पहले मैसिडोनिया पर फिलिप द्वितीय का शासन था जो कि इसके पिता थे। इसके बाद सिकंदर चतुर्थ का शासन होता है। जन्म इसका हुआ था 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला मैसेडोन यूनान में। यूनान का ये क्षेत्र है मैसिडोनिया, यहां पर ये पैदा होता है और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 10 या 11 जून, ये कंफर्म नहीं है, 323 ईसा पूर्व में। तो इसका जीवन काल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, अपने छोटी सी जीवन अवधि में इसने काफी कुछ किया। अगर जीवन संगिनी की बात करें, मतलब पत्नी की बात करें, तो कई पत्नियां थी, रुक्साना, इसके अलावा बैक्ट्रिया और स्ट्रेटायरा, इस प्रकार की जो रानियां थी वो सिकंदर की थी। और संतान में सिकंदर चतुर्थ था जो इसका सक्सेसर था। पिता इसके फिलिप द्वितीय थे और माता का नाम ओलंपियस था, इन्हें ओलंपिया भी कहा जाता था। और ये काफी महत्वाकांक्षी महिला थी, इन्होंने ज्यूस की आराधना की थी और ज्यूस उस समय के यूनानी देवता हुआ करते थे और ज्यूस के ही आशीर्वाद से सिकंदर का जन्म होता है। तो सिकंदर अपने आप को ज्यूस की संतान भी कहता है। और इसके पिता की सिर्फ एक आंख थी, दूसरी आंख युद्ध में फूट गई थी। तो ये मूर्ति है और ये सिकंदर के बारे में जानकारी है। चलिए अब वापस इसे छोटा कर लेते हैं और देखिए हेरोडोट्स का जो विवरण है, हेरोडोट्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इसके विवरण से ये ज्ञात होता है या जानकारी मिलती है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा का साम्राज्य काफी फैला हुआ था, जो पारसी शासक है, तो उसका ये 20वां प्रांत हुआ करता था। और दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। यह मुद्रा है, टैलेंट स्वर्ण धूलि, यह क्या है? मानक और मुद्रा है। इतनी आमदनी से होती थी। टेसियस के नाम का उल्लेख आप यहां देख रहे हैं। यह एड जेरेक्सिन का राजवैद्य था, मतलब इनका फैमिली डॉक्टर था। यह राजा थे और यह क्या है? ये डॉक्टर है, राजवैद्य है। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप पारसियों का जो संपर्क भारत में हुआ उसका नतीजा क्या हुआ? पारसी का मतलब समझ रहे हैं, ईरानियों की बात की जा रही है। तो वही आरमाइक लिपि का डेवलपमेंट होता है। आरमाइक से खरोष्ठी लिपि का डेवलपमेंट होता है। असल में आरमाइक से प्रेरित होकर खरोष्ठी लिपि का विकास होता है। और फारसी स्वर्ण मुद्रा जो होती थी, यहाँ स्वर्ण मुद्राएं काफी महत्वपूर्ण है, या जो मुद्रा उस समय की चलती थी उनका नाम पूछा जाता है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो फारस के जो सिक्के होते थे उसमें जो स्वर्ण सिक्के होते थे उसे डेरिक कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें सिग्लोई कहा जाता था। डेरिक जो था वो सोने का सिक्का था, ये सब पर्सियन है, फारसी। और जो चांदी का सिक्का होता था वो सिग्लोई होता था। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांतों में प्रचलित थे।
पश्चिमोत्तर प्रांत जो थे वो ईरानियों के सबसे पहले संपर्क में आए। उसके बाद तब अंदर वाले हिस्से का संपर्क हुआ। हालांकि ईरानी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, लेकिन जितना भी था तो उसमें सिगलोई जो था ये पश्चिमोत्तर प्रांतों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। ये हमने देखा। अब इसके बाद जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसको देखिए। यहाँ नंद वंश का थोड़ा सा उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि महापद्मनंद के जो उत्तराधिकारी थे उनकी संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। मतलब महापद्मनंद के बाद उसके 8 उत्तराधिकारी थे और इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। यह बात आप पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है और जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। भद्रशाल इसका सेनापति था, इसे भद्रशाल भी कहा जाता था। इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया का क्षत्रप फिलिप, यहाँ कुल चीजें जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है, कोई बात नहीं। सिकंदर जो था ये मैसिडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ये चीजें आप देख चुके हैं, वही यहाँ नया कुछ नहीं है। हाँ, बचपन से इसके अंदर बहुत प्रबल महत्वाकांक्षा थी कि ये पूरी दुनिया को जीते, यानी पूरी दुनिया में ये वर्चस्व स्थापित करे। तो विश्व विजय की इच्छा लेकर ये निकलता है, हखमनी साम्राज्य को ये ध्वस्त कर देता है और उसके बाद एक बड़ी सी सेना लेकर ये भारत विजय के लिए निकल पड़ता है। भारत की समृद्धि के बारे में सुनता है और एक बड़ा सा जो सैन्य बल है वो इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है। असंभव शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं हुआ करता था। नेपोलियन और सिकंदर ये असंभव शब्द को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों का यही मानना था, दोनों की विचारधारा इस मामले में एक जैसी थी। कुछ भी असंभव नहीं है। तो असंभव कुछ भी नहीं है ये बात तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है, आप कितने मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं, इसको ध्यान में रखना आवश्यक होगा। और यही कारण होता है कि ये जीत के उल्लास में ध्यान नहीं देता और इसकी सेना कमजोर होती जाती है और अंत में व्यास नदी के किनारे आकर पस्त हो जाती है। तो देख लीजिए 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में, बसंत का अंत मतलब मार्च अप्रैल का वो समय रहा होगा, इसमें एक विशाल सेना लेकर भारत विजय के लिए चल पड़ता है और लगभग 2 साल के अभियान के बाद 2 साल का ये अभियान करता है और उसके बाद 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो था वो सितंबर माह में पाटन से यूनान की ओर प्रस्थान करता है, मतलब वापस लौट जाता है। इस प्रकार की चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। ये जो इतिहासकार हैं इनका नाम आप यहाँ देख रहे हैं, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी हैं। इन्होंने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो कि अपने आप में आजाद शासक के तौर पे अपने आप को प्रतिष्ठित किए हुए थे। और इनका शासन कहां पर था? ये पंजाब और सिंध प्रदेशों में विद्यमान थी। यहां यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सिकंदर या यूनानी जो थे उनके आक्रमण के समय भारत में स्वतंत्र शासक जो कि डट कर खड़े रहे इसके खिलाफ, वो कौन कौन से थे। तो नीचे उसी का वर्णन है। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, मतलब सीमावर्ती ये गणराज्य क्षेत्र था। इसका नाम क्या है? अश्वक है। और इसकी राजधानी का नाम मस्सग था, इसकी कैपिटल थी मस्सग। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं। और सैनिक कौन? पुरुष। आमतौर पर सेना में अपने देश में और पूरी दुनिया में ही ज्यादा भर्ती का रिवाज किसका है? पुरुषों का है। महिलाओं को इससे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो सेना के पुरुष हैं वो मारे जाते हैं, तो ऐसे में स्त्रियां जो है वो हथियार लेकर खड़ी हो जाती हैं। और सिकंदर ने इस नगर की जितनी स्त्रियां थी उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वो मर गई लेकिन अमर हो गई। अमर कैसे हुई? अपना पुरुषार्थ दिखाकर। स्त्रियों का जो पुरुषार्थ था वो सिकंदर ने यहां देखा। और पुरु या पोरस, इनका जो राज्य है ये झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। पौरव राष्ट्र से कहा जाता था और ये काफी समृद्ध राज्य था। तत्कालीन जो भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें ये समृद्ध माना जाता था। और महाराज पुरुषोत्तम खुद बहुत बड़े वीर योद्धा थे। महाराज वमनी और अनसुईया के पुत्र थे। इसके बाद सिकंदर ने झेलम के तट पे पुरु को पराजित किया, लेकिन वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने इसे अपना मित्र बना लिया। महाराज पुरुषोत्तम यानी जो पुरु है, इन्हें यूनानी लोग पोरस कहा करते थे। तो यह बड़ी बहादुरी से अपना सैन्य बल लेकर सिकंदर के खिलाफ डटे रहते हैं। मतलब इनके थोड़े से सैनिक और सिकंदर की बड़ी सी जो लंबी चौड़ी सेना है वो कोई बराबरी का मुकाबला नहीं रहता है, लेकिन इनकी वीरता इतनी रहती है और इनका स्वाभिमान इतना ऊंचा रहता है कि ये डट कर खड़े रहते हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन अंत में बंदी बना लिए जाते हैं। इन्हें हाथ पैर बांध के सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। तो सिकंदर इनसे पूछता है, वो जीत के नशे में चूर रहता है, तो पूछता है कि कहो बताओ राजा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, किस तरह का व्यवहार करूं मैं तुम्हारे साथ। तो पुरु बड़ी निर्भीकता से उत्तर देते हैं कि वही व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है या एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्य होता है, तो वो पूछता है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता?
तुम अपने आप को वीर कहते हो, तुम किस प्रकार से वीर हो? तुम तो बंदी हो गए हो, मेरी कैद में हो, हाथ पैर बंधे हुए हैं तुम्हारे। तो वहाँ पुरु जो है वो गीता का एक श्लोक उसे सुनाते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। उनका कहना था कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। यानी बंधन में हो, मरण में हो, जय हो या पराजय हो, हर परिस्थिति में जो बहादुरी से उसका सामना करता है, परिस्थिति का मुकाबला करता है, वही वीरता का भाव वीर की पहचान है और वही सच्ची वीरता है। तो इन सब बहादुरी की बातों से, लंबी चौड़ी जो व्याख्याएं हैं, इससे प्रभावित होकर सिकंदर इन्हें अपना मित्र बना लेता है। मतलब इनके व्यक्तित्व से वो आकर्षित हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई देती है। और व्यास नदी जो है ये सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध होती है। मतलब इसके बाद तो उसे वापस लौटना पड़ता है क्योंकि व्यास को पार करने से इसकी सेना मना कर देती है। और सिकंदर ने कई नगरों की भी स्थापना की थी। इसके घोड़े का नाम बड केफला या बऊ केफला था। कहीं कहीं बुकेफाल भी मिलता है, तो एक ही नाम है, उसका उच्चारण अलग अलग है। ये घोड़े का नाम था, सिकंदर का बहुत प्रिय घोड़ा था, तो उसके नाम पे ये एक नगर बसाता है। इसे आप देख लीजिए, ये है बड केफला, बऊ केफला या बुकेफाल, तीनों ही नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद निकैया, ये 2 नगरों की स्थापना ये करता है। और पुरु को जब ये मित्र बनाता है तो उन्हें कई राज्य में एक तो उनका पौरव राष्ट्र उन्हें वापस कर देता है और उसके अलावा कुछ आसपास के जो इलाके हैं वह भी वो पोरस को सौंप कर जाता है, मतलब उसका अधिपति बनाकर जाता है। और इसके बाद देख लीजिए, व्यास नदी को पार करने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया था और इसके बाद इसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये वापस लौटता है और उसके बाद इसी के जो राजमहल के षड्यंत्रकारी होते हैं वो इसे जहर दे देते हैं, धीमा जहर, और फिर ये बीमार पड़ता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब एक्सीडेंटल डेथ इसकी होती है। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश जैसे कि निकैया, इसके अलावा बुकेफाल या बहुकेफला और सिकंदरिया, ये सब स्थापित हुए। ये सब नगर हैं जो कि सिकंदर ने स्थापित किए। व्यापारिक संपर्क के परिणाम स्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। ये महत्वपूर्ण है, सिक्कों पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। उलूक शैली के जो सिक्के हैं उस पर किसका प्रभाव है? यूनानियों का। यूनानियों की जो मुद्राएं होती थी, उनके जो सिक्के या क्वाइंस होते थे, उसी शैली में ये उलूक शैली विकसित हुई है। ये भारतीय और देशज है, लेकिन इस पर बाहरी प्रभाव है, और बाहरी प्रभाव किसका है? यूनानियों का है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और जानकारी, तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद और यह सिकंदर का समकालीन था। यहां आप देख लीजिए, शुरुआत की जो 2 लाइन आप देख रहे हैं उसमें वही पुरानी जानकारी है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ये सारी सूचना आप देख चुके हैं, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला आप देख लीजिए। देखिए, डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, ये था उधर का ही, स्थानीय था, लेकिन ये सिकंदर के साथ नहीं आता है। स्ट्रैबो का ये कहना है कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। बिंदुसार के समय में ये भारत आता है और उसके राज दरबार में प्रस्तुत होता है, और ये एक एम्बेसडर था, यानी राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सीरिया के राजा का, जिनका नाम है एंटियोकस। ये कुछ सूचना यहां से प्राप्त होती है। इसके बाद जो ईरानी आक्रमण है उसको यहां लिखित रूप में आप देख लीजिए, जिसे आपने मौखिक तौर पे सुना है। भारत पर यह पहला विदेशी आक्रमण था, ये आप जानते हैं। और ईरान में जो मध्य क्षेत्र था वहां पे हखमनी साम्राज्य का उस समय शासन था, और साइरस द्वितीय, जिसे कि कुरुश कहा जाता है, उसने पहला प्रयास किया था। अब कुछ लोगों का मानना है कि वो सफल हुआ और कुछ लोगों का मानना है कि वो असफल रहा। इसके बाद जो प्रथम सफल साक्ष्य प्राप्त होता है आक्रमण का, वो दारा प्रथम का है, जिसे कि डेरियस भी कहा जाता है। दारा जो उच्चारण है वो भारतीय उच्चारण है, भारत के लोग इसे दारा कहते थे, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? डेरियस था। 516 ईसा पूर्व में कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंधु क्षेत्र पर यह जीत हासिल करता है। मतलब ये जीत कर जाता है, ये इसका आक्रमण जो है ये सफल रहता है। प्रभाव अगर आप देखिए तो सबसे पहला प्रभाव तो लेखनी पर पड़ा, लिपि पर। खरोष्ठी लिपि का विकास यहीं से होता है, ये आप देख लीजिए। खरोष्ठी लिपि का विकास अरमाइक लिपि के सहयोग से होता है। अरमाइक लिपि जो है ये एक ईरानी लिपि है और इसी से विकसित होती है खरोष्ठी। नीचे उसका चित्र भी है, उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले ये 2 जो ऊपर वाले हैं इन्हें देख लेते हैं। भारत का पश्चिम के साथ संबंध जो है मजबूत होता है। पश्चिम वाला हिस्सा अछूता था भारत से, मतलब भारत के बगल में जो पड़ोसी क्षेत्र पश्चिम में विकसित था उससे भारतीय सभ्यता परिचित नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उसका परिचय इनसे होता है। और विदेशी व्यापार को बल मिलता है क्योंकि इस समय समुद्री मार्ग की खोज होती है और समुद्र के रास्ते सामान का आदान प्रदान होता है। ये चीजें हैं। अब जरा सा खरोष्ठी लिपि को देख लीजिए। ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये लिपि है, अर्थात लेखनी है। और ये कौन सी है? खरोष्ठी है। इसके अक्षर समझ में आ रहे हैं? देखिए, कुछ तो अंग्रेजी जैसे लग रहे हैं,
जैसे ये देखिए, ये कुछ पी टाइप का लग रहा है, छोटा वाला जो स्मॉल लेटर अंग्रेजी का होता है पी, ये यच जैसा लग रहा है, ये वाई जैसा लग रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए पी जैसा लग रहा है, ये बीटा जैसा लग रहा है, ये गामा जैसा लग रहा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपने जो अक्षर है उन्हें पढ़ रखा है। तो ये है खरोष्ठी लिपि। कुल मिलाकर ये लिपि का स्ट्रक्चर है। इसे जूम आउट कर लेते हैं, छोटा कर लीजिए। अब देखिए इसके अलावा और भी प्रभाव पड़े। ये तो खरोष्ठी लिपि का विकास होता है और ये विकसित कहाँ से होती है? अरमाइक से विकसित होती है। इसके अलावा भारतीय जल और स्थल मार्गों में आपस में संपर्क हुआ और संपर्क साधन का जो सबसे अच्छा प्रभाव था वो व्यापार पे पड़ा, मतलब सामान का आदान प्रदान होने लगा। भारत में उत्पन्न होने वाला जो कच्चा माल था वो बाहर जाने लगा और बाहर से भी कुछ सामान भारत में आता था। खरोष्ठी लिपि के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ दी हुई है, जिसे कि आप बगल में देख रहे हैं, मतलब बाईं तरफ चित्र है और दाहिनी तरफ उसके बारे में लिखा हुआ है। इसे देख लीजिए। यह पारसी संपर्क से विकसित हुई और कहां पर विकसित हुई? भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में। और इसकी विशेषता देखिए, इस लिपि में जो लिखने का तरीका है वो कैसा है? दाएं से बाएं है, मतलब दाहिनी ओर से हम शुरू करेंगे लिखना और बाईं ओर तक लिखते हुए जाएंगे। आप हिंदी या अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उन्हें लिखना शुरू करते हैं तो किधर से शुरू करते हैं? बाईं ओर से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कापी है आपकी, ऐसे लाइन खींची हुई है, तो आप लिखेंगे किधर से? बच्चों को सिखाया जाता है तो ABCD ऐसे लिखते हैं, मतलब शुरू इधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से। लेकिन इसमें उल्टा होता था, दाहिनी ओर से बाईं ओर। मतलब आपने A यहाँ लिखा तो आप B यहाँ पर लिखेंगे, फिर C यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसी तरह से D यहाँ पर लिखेंगे, या क ख ग घ आपको लिखना है तो वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। ये तौर तरीका होता था, ये उल्टा चलते थे, दाएं से बाएं। तो ये खास बात है इसकी, मतलब इसे पढ़ना होगा तो किधर से पढ़िएगा? इधर से पढ़िएगा, इस ओर। इधर से पढ़ते हुए हम इस तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, फिर उल्टा चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, फिर वापस उल्टा चलेंगे इधर की तरफ। तो ये आगे पीछे करके पढ़ी जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए यूनानी आक्रमण, जो मैसिडोनिया वाला आक्रमण था, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ईरानी आक्रमण के बाद ये मैसिडोनिया का आक्रमण होता है और इसमें सिकंदर का आक्रमण भारत पर सबसे पहले होता है। ये सब आप देख चुके हैं। और सिकंदर का जो भारत विजय का अभियान है, ये तीनों ही तथ्य आप पीछे देख चुके हैं, इसलिए इसे दोहराना आवश्यक नहीं है। इसमें पिता का नाम दिया हुआ है, फिलिप द्वितीय, और इसके अलावा कब आक्रमण करता है वो तारीख दी हुई है। इसके बाद सिकंदर का भारत विजय अभियान जो है उसके बारे में सूचना है। तो सिकंदर ने खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये सब आप सुन रखे होंगे। तो जो खैबर दर्रा है वहां से ये भारत में प्रवेश करता है। आने का जो रास्ता है वो खैबर दर्रा है। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत, निशा और अश्वक जनजातियों को हराया, जो कि सीमावर्ती प्रांत में फैली हुई थी और ये गणराज्य के रूप में विकसित थी। यहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये जो आम्भी था ये पुरु का शत्रु था। पुरु से इसकी दुश्मनी थी, क्योंकि आम्भी की ही राजकुमारी थी अनसुया, और अनसुया को ये जो पौरव राष्ट्र के सम्राट थे उस समय के वमनी, इन्होंने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। ये कह लीजिए कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे और ये आम्भीक नरेश को पसंद नहीं था। तो बाद में इसी की वजह से दुश्मनी बढ़ती है और अनसुया का ही बेटा रहता है पुरु। तो यहाँ दुश्मनी खत्म नहीं होती है, अंत तक चलती है और अंत में पुरु की मृत्यु भी इसी प्रकार से होती है। मतलब आम्भी का जो ये राजा है, आम्भी राज इसे कहा जाता था, ये सिकंदर तो पुरु को राष्ट्र या जो राज्य क्षेत्र है वो सौंप कर चला जाता है। वो मारता नहीं है पुरु को, अपना मित्र बना लेता है। लेकिन आम्भी राज जो है ये धोखे से षड्यंत्र करके पुरु को सपरिवार मार डालता है, सिर्फ उसका बेटा जिंदा बचता है। तो ये जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। आम्भी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कायर थे, लड़े नहीं, सिर झुका दिया। इसके बाद ये देख लीजिए जो झेलम का युद्ध है, पौरुष का युद्ध या झेलम का युद्ध, इसे कर्री का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, कई नाम है। ये सारा जो नाम लिखा हुआ है ना, ये एक ही लड़ाई का नाम है। तो यह युद्ध आप जानते हैं किसके किसके बीच में लड़ा गया था? यह महाराज पुरुषोत्तम और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। इसमें बहुत बहादुरी से महाराज पुरुषोत्तम सिकंदर का सामना करते हैं, इसका जिक्र आपने पीछे सुन रखा है। और वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर जो है वो पुरु को उनका राज्य वापस कर देता है। अब इसके बाद पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ना चाहता है, मतलब इन्हें जीत तो लेता है लेकिन फिर छोड़ देता है। उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षा के जरिए ये और आगे बढ़कर फैलने का प्रयास करता है, लेकिन व्यास नदी के आगे जाने से सेना मना कर देती है और वहीं से इसे वापस लौटना पड़ता है। कारण क्या था वो आप देख लीजिए। इनकी सेना थक चुकी थी, बीमारियां इन्हें जकड़ चुकी थी, लंबे समय तक ये यात्रा कर रहे थे, लंबा विजय अभियान था, और भारत के जो वीर योद्धा थे उनसे जूझते जूझते ये थक चुके थे। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत में इतना कड़ा विरोध इन्हें झेलना पड़ेगा।
भारत के शासक भले ही टिक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सिकंदर को हिला दिया, जैसे कि पुरुषोत्तम थे और भी कई शासक थे। इसके बाद नंद वंश के शासक धनानंद की विशाल सेना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो डरने वाली बात है वो कही गई है। धनानंद के पास विशाल सेना थी या नहीं ये सिकंदर नहीं जानता था, सिर्फ अफवाह पे उसने भरोसा किया। उसे किसी ने कह दिया कि बहुत बड़ी सेना मगध के पास है, जाना मत, अगर खैरियत चाहते हो तो वहां घुसना मत, और इसी डर से वो वापस लौट आता है। अब सही बात यह है कि धनानंद उतना योग्य शासक नहीं था जितना कि महापद्मनंद, तो सिकंदर वहां गया होता तो अपनी रणनीति की बदौलत वो जीत भी सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनोबल यहाँ टूट जाता है, और मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाए तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वही चीज सिकंदर के साथ होती है, यहाँ उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डैमेज हो जाता है। और देखिए स्वदेश से बाहर ये 10 महीने बिताया रहता है, लगातार बाहर लड़ाई लड़ता है, मतलब एक के बाद एक युद्ध होता है, और इस वजह से सैनिक अब युद्ध से ऊब गए रहते हैं, लड़ाइयाँ लड़ना नहीं चाहते और वो घर वापस लौटना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सेना का इनकार हो जाता है और सिकंदर वापस लौट जाता है, और वो दुखी मन से कहता है, उसका खुद का उत्साह कम नहीं होता है, वो बड़ा अंदर से मजबूत व्यक्तित्व का इंसान रहता है। वो कहता है कि मैं उन दिलों को उत्साह से भरना चाहता हूँ जो निष्ठावान और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ये जो शब्द हैं सिकंदर के, ये अपनी सेना के बारे में हैं, अपने सैनिकों के बारे में। वो कहता है कि जो कायरता और डर से दब गए दिल हैं, मतलब हृदय है उसके सैनिकों के, उसे ये उल्लास से भरना चाहता है, लेकिन इस काम में ये असफल रहता है, दुखी होकर ऐसा कहता है। इस घटना के बाद सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला जाता है, मतलब फिलिप के हाथ में उसे गवर्नर बना के जाता है, उसके हाथ में शासन सौंप देता है और अपने वापस लौट आता है। सिकंदर के बारे में कुछ और तथ्य हैं, यहाँ नीचे देख लीजिए। यह यूनानी राज्य मकदूनिया का शासक था। भारत में 2 नगर यह आप देख सकते हैं, बुकफेला या बुकाफेला, ये घोड़े के नाम पे है, असल में बुकेफाल इसके घोड़े का नाम था, तो नगर का नाम भी बुकाफेला नहीं है, बुकेफाल है। यहाँ उच्चारण थोड़ा सा गलत दिया है, बहुकेफला या बुकेफाल इसे बुलाया जाता है। इसके अलावा निकया इसने अपनी जीत की याद में बनवाया था, मतलब स्थापित किया था, और बुकेफाल को इसने अपने घोड़े की स्मृति में डेवलप किया था। घोड़े की यहाँ मृत्यु हो जाती है और यहीं पर उसकी समाधि बनाता है और यहाँ नगर बसाता है। ये कुछ चीजें हैं। जन्म इसका मकदूनिया यानी यूरोप में होता है और मरता ये एशिया में है, बेबीलोन में। सिकंदर एकमात्र महापुरुष है जिसकी जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ था। जहां ये पैदा हुआ वहां मरा नहीं, और जहां मरा वहां उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो ये थोड़ी विचित्र बात है, लेकिन ये इसके साथ होती है। तो इसका पूरा जीवन काल जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि राजा का बेटा होने के बावजूद ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। इसकी माता और इसे स्वयं बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके पिता जो फिलिप द्वितीय थे वो अपनी दूसरी रानी पर आसक्त थे, दूसरी रानी के कंट्रोल में रहते थे और ओलंपिया को उतना सम्मान नहीं देते थे। ओलंपिया खुद बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी और वो फिलिप से घृणा करती थी, इसलिए क्योंकि फिलिप उसे जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर ले आए थे, और ऐसे में ज्यूस की वो आराधना करती है और इस प्रकार से सिकंदर का जन्म होता है। ये दंत कथाएं हैं। और उसके बाद सही बात यह है कि राज्य हासिल करने में या राजगद्दी हासिल करने में सिकंदर को अपनी माँ का बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होता है, और फिलिप इसे राज्य देना नहीं चाहते, लेकिन अंत में संघर्ष करके ये राज्य हासिल करता है। और मात्र उस समय इसकी जो आयु है वो 20 साल की रहती है, कम उम्र में, और उसके बाद निकल पड़ता है विश्व विजय के अभियान पे। ये बड़ी बात होती है, उस उम्र में इतना हौसला करना और इतनी बड़ी सफलता को अंजाम देना, ये अपने आप में अनोखा है। तो ये 2 चीजें हैं, और 2 नहीं बल्कि कई चीजें हैं। इन सभी तथ्यों के माध्यम से हम सिकंदर को जान रहे थे। सिकंदर महान तो था, भले ही वो आक्रमणकारी या लुटेरा हो, लेकिन उसकी वीरता में कोई संदेह नहीं था। वो एक बहादुर योद्धा था और वीरों का सम्मान भी करता था। ये उदाहरण आप पुरु और सिकंदर के मामले में देख चुके हैं। तो यहीं पर बात समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये है हमारे भारत का राज चिन्ह। ये 4 शेर हैं, 3 आपको दिख रहे हैं और एक पीछे है, पीठ सटा के ये बैठे हुए हैं, सावधान मुद्रा में एक दूसरे से पीठ सटा के ये बैठे हैं, और नीचे ये चक्र है। तो इसके बारे में चर्चा होगी। ये अशोक का जो स्तंभ है उससे लिया गया चित्र है। हम चर्चा करेंगे नंद वंश के अंत की, उसके पतन की, चंद्रगुप्त मौर्य की खोज कैसे होती है, विष्णुगुप्त कौन थे, उनका राजनीति में क्या योगदान था, और चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से विकसित होता है और किस प्रकार से एक महान सम्राट बनता है। ये सारी व्याख्या अगले वाले वीडियो लेक्चर में होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।